नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम सुंदर। आज संसद के दोनों सदनों ने पूर्वोत्तर राज्य के उन लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जो अन्य राज्यों में रह रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल स्थगित करके इस मुद्दे पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद को भरोसा दिलाया है कि पूर्वोत्तर राज्य के लोग देश के हर क्षेत्र में सुरक्षित हैं और अफवाह फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। This country belongs to them as to any one of us, and therefore, as patriots, we must send out a message to all those who want to disturb peace and amity among various regions, among various communities, that this House stands unitedly in support of all the people of the Northeast, that we will work together to give them a feeling of security, that we will work together to curb and effectively control all the elements who are out to create trouble on this very sensitive issue. Thank you. आज इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं। स्टूडियो में असम गण परिषद के सांसद कुमार दीपक दास, अल्पसंख्यक आयोग से के.एन. दारूवाला साहब हमारे साथ हैं और हमारे साथ पूर्वोत्तर राज्यों की सशक्त आवाज़ बीना लक्ष्मी नेपराम जी भी जुड़ी हुई हैं। बीना लक्ष्मी जी, आप ही से चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। आज जिस तरह से संसद के दोनों हाउसेज ने अक्रॉस द पार्टी लाइन ये भरोसा दिलाया कि पूर्वोत्तर राज्य के लोग भारत के हर हिस्से में उतने ही सुरक्षित हैं जितना कोई भी नागरिक सुरक्षित है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि तमाम सुरक्षा प्रदान की जाएगी और जो अफवाह फैला रहे हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। कितना भरोसा मिलता है जब संसद से इस तरह का आश्वासन आपको दिया जाता है? ये जो संसद में जो आज हुआ है, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, it is definitely an important step, but till now अभी तक लोगों के नॉर्थ ईस्ट के लोग, जैसे आज पुणे से खबर आया है एक मणिपुरी लड़की के ऊपर हमला करने की कोशिश की, so अभी तक फियर अभी भी है। इनफैक्ट मैसेजेस दोपहर से मेरे पास आ रहे हैं कि हम लोग कैसे इसको हम रिस्पॉन्ड करें। हमने बोला प्लीज आप लोग पैनिक मत करो, आप पुलिस को रिपोर्ट करो, बट जब तक सरकार जहां पे घटना हो रहा है उन लोगों को जो मेन किंग पिन्स को पकड़ के उसको सजा नहीं दे सकते, एसएमएस जो भेज रहा है, जो डर फैला रहे हैं, उन लोगों को जब तक कैप्चर करके पनिशमेंट न दे, कॉन्फिडेंस अभी तक नहीं आ रहा है अभी तक। सो अभी भी डर है, काफी लोग चले गए हैं एंड जो लोग वापस अभी रह रहे हैं वो लोग के मन में अभी भी डर है, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट that we are not panicking, but then it is not enough to just make a statement in the House of the Parliament. More needs to be done. बीना लक्ष्मी जी बने रहिए, आप हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। कुमार दीपक दास जी, आज आप संसद में मौजूद थे। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया, हर राजनीतिक दल ने आश्वासन दिया, सब ने कहा कि जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री ने खुद खड़े होकर कहा कि उन्होंने बात की है और आगे भी करेंगे, लेकिन अभी भी एक आशंका, एक दहशत का माहौल नजर आता है। यस, ये तो सही है कि सारा देश में जहाँ में पूर्वोत्तर लोग हैं वो लोग सेफ नहीं है ऐसा महसूस कर रहा है, और डेली more than 3,000 to 4,000 people from Northeast, those who are students and they are in service and in other works, वो लोग आसाम वापस आ रहा है। तो ये बड़ी गंभीर चिंता की बात है। और ये जब शुरू हुआ अगस्त 8-9 में, जब पुणे में 8 मणिपुरी स्टूडेंट को अटैक किया गया था, अभी भी बोल रही थी कि आज भी एक मणिपुरी वुमेन को ये कुछ ये अटैक करने की कोशिश किया है। तो ये बड़ी गंभीर बात है। और गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर आज एश्योर्ड किया है राज्यसभा में जे हम प्रोटेक्शन देंगे, और जो लोग ये अगवा कर रही है, जो र्यूमर्स फैला रहा है, उसको पकड़ के दंड भी देंगे। लेकिन रियलिटी में क्या हो रहा है ये समझना
हमको मुश्किल हो रहा है कि गवर्नमेंट ने क्या कर रहा है, क्योंकि आज भी जब कर्नाटक में और अब पुणे में और अदर स्टेट्स में, एपी में ऐसा हो रहा है, तो कुछ ना कुछ करना होगा, जरूरी से करना होगा, निपटाना होगा। और आज तो पूरे सदन में हम लोग ऑल पार्टी मिलके एनोनिमस रिजोल्यूशन लिया है कि हम लोग प्रोटेक्शन के नॉर्थ ईस्ट का पीपल को प्रोटेक्शन देंगे, उसको जैसे भी हो उन लोग का शांति कायम करने के लिए हम काम करेंगे। लेकिन व्यवहारिक तौर पर इसको प्रैक्टिकली दे हैव टू टेक सम स्टेप्स, प्रॉपर स्टेप्स, सो दैट दे जिससे कि सुरक्षा की भावना पूर्वोत्तर राज्य के लोगों में लौट सके। के दारूवाला साहब, आप उस फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य थे जो आसाम गई, और आसाम में जो हिंसा हुई उसके कारण और उनकी भी आपने तलाश की होगी, और अभी जो उसके बाद आसाम के बाहर जो हो रहा है, और ख़ास तौर पे दक्षिण भारत में जिस तरह की चीज़ें देखी जा रही हैं, ये कहा जा रहा है कि ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है, ये कुछ लोगों का एक तरह से एक बहुत सोची समझी साजिश नज़र आ रही है, जिस तरह से अफवाहें फैलाई जा रही हैं। तो आप, पहला सवाल तो ये कि आसाम जब आप गए फैक्ट फाइंडिंग टीम लेकर, तो आपकी फाइंडिंग्स क्या कहती हैं, कि क्या रूट कॉज आपको नज़र आया? साहब, पहले तो मैं ये कहूँगा, मैं दीपक दास साहब से सहमत हूँ कि ये बड़े अफसोसनाक बात है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स, सर्विसमैन पूना से, हैदराबाद से, बेंगलोर से, वहाँ भगदड़ सी मच गई है और सब वापस जा रहे हैं। हर वक्त हमारी ये कोशिश होती है कि नॉर्थ ईस्ट के जितने लोग हैं, आसाम तो बिल्कुल मेन स्ट्रीम में है, पर बाकी जो हैं वो मेन स्ट्रीम में आए। अब जैसी भी बात हो रही है मेन स्ट्रीम की, मेन स्ट्रीम है या नहीं है, तो ये बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जो एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं, पढ़ाई के लिए आए हैं, साउथ में, दक्षिण में और हर जगह, वो वापस जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि वो वापस लौट आएँ जल्दी। साहब, असम की तो जो ये समस्या है वो बड़ी पुरानी है, बड़ी गहरी है, ब्रिटिश के ज़माने से चल रहा है मामला। उन्होंने बाहर के लोग बुलाए, टी गार्डन्स उनकी थी, जूट में जो लोकल थे लोग असमीज़, वो इतने माहिर नहीं थे कि जूट का कल्टीवेशन कैसे हो, तो ये सब देखते हुए बाहर के लोग वहाँ काफ़ी आ गए और ज़मीन की इफरात थी। फर्टाइल लैंड वाज अवेलेबल इन ग्रेट मेजर। अब उसके बाद तो आप जानते ही हैं ईस्ट पाकिस्तान से कैसे लोग आए, सिलेट का क्या हुआ, बंटवारा हुआ एक ज़माने में 1947 में करीमगंज, और ये मैं ज़्यादा तारीख़ और तवारीख़ में नहीं जाना चाहता, पर इमिग्रेशन तो चल ही रहा है। ये बड़ी समस्या है वहाँ, और इसे हम लोग वी कांट पुट इट अंडर द कार्पेट, दैट इज़ ऑब्वियस। अब बोडोलैंड हुआ, अब बीटीसी और बीटीएडी, इसमें कुछ जो हमें बताया गया, हमने तो 2 दिन हम गए, 6-7 कैंप देखे, और उससे पहले समस्या समझने की कोशिश की, तो समस्या तो सब गहरी है। हमें बताया गया, और ये तो फैक्ट है कि बोडो 33% हैं अपने बीटीएडी में, और मुश्किल है उनके लिए भी। और somehow the impression is gathered around that if we get rid of other people from this area, we may, statehood या जो कुछ भी है। अब लड़ाई दोनों तरफ से हुई। 6 जुलाई को सुना है कि इन्होंने 2 मारे, उसके बाद the other ग्रुप। दारूवाला साहब, मैं लौटूंगा आपके पास। बीना लक्ष्मी जी यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बीना लक्ष्मी जी, आप कुछ बात कहना चाहती थी दारूवाला जी की। जी हाँ, ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो मुद्दा है, वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि नॉर्थ ईस्ट जो 45 मिलियन पीपल इन 8 स्टेट्स, 272 एथनिक ग्रुप्स रहते हैं इस जगह पे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया इज the most diverse part of the country. हमारे जगह पे हिंदूस है, मुसलमान है, बुद्धिस्ट है, एनिमिस्ट है, religions which you have not heard like सनामही, बहुत कुछ है उस पे। इनफैक्ट इशू का जो नॉर्थ ईस्ट का इशू है, जैसे आसाम में जो हुआ है BATA एरियाज में,
या नागा एरियाज पे हो रहा है. इट्स मोस्टली अ क्वेश्चन of land, about resource. It is not about religion. That is why I have been consistently appealing to the people watching this program and even others through other channels since the last 2 days that please do not communalize this issue. This is not a religious issue. What has happened in Assam is sad, but it is not about religion. What's happening is about control over land and resource, which is a core identity. Land and resource are the main crux of the problems happening in Assam as well as in different parts of Northeast, and we need to tackle the core issue. So my appeal is, let's not continue to complicate the issues. We have all grown up in the region, have seen different kinds of violence. We come to the different parts of India to lead a normal life, and now another type of violence is committed to us. We need to stop this now. We need to find solutions if we want a truly democratic, secular, equitable India for all of us. बीना लक्ष्मी जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है. आपसे कुमार दीपक दास जी पूछना चाहूँगे कि आप असम की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं. बीना लक्ष्मी जो सवाल उठा रही थी, उनका ये कहना था कि ये धर्म से जुड़ा हुआ मसला नहीं है और इसको किसी ना किसी तरह से जो धार्मिक रंग देने की कोशिश की गई है वो शायद सही नहीं है. लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जो लोग धर्म की राजनीति करते हैं उन लोगों को ये सूट करता है शायद, और उसका वो आसाम में वो राजनीति हुई है कि जिससे कि जो कहिए कि धर्म का जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं राजनीति में, जो पोलराइजेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, और यही शायद कारण है कि उस हिंसा को काबू करने में समय लगा. बेसिकली दिस प्रॉब्लम इज आइडेंटिटी क्राइसिस, यू नो. ऐसा हो रहा था त्रिपुरा में जो हुआ पहले. त्रिपुरी जो था उसका जो ओरिजिनल जो त्रिपुरी था वो अभी नहीं रहा. वो लोग आउट नंबर हो गए. उसी तरह यहाँ में भी हो रहा है. क्या वहाँ में 34 ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक है. वो 34 ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक क्रिएट किया था गवर्नमेंट ने. ये 6 शेड्यूल के ऊपर बेस करके बनाया था. लेकिन एक भी ट्राइबल बेल्ट एंड ब्लॉक अभी नहीं है. ऑल आर ऑक्युपाइड बाय illegally occupied. That is the main problem because their identity. In 1974, when we were in ASU, All Assam Students Union, we started the movement, and we put 14-point certain demand. One of the demand was to clear this 34 tribal belt and block. जी, मैं कुमार दीपक दास जी आपके पास आऊँगा. जो बीना लक्ष्मी ने जो भी सवाल उठाया और आप भी जो बात कह रहे हैं लगभग एक जैसी बात है. दारूवाला साहब, आप हिस्टोरिकल चीज़ें बता रहे थे कि क्या इतिहास है आसाम का, किस तरह से वहाँ पर जाके माइग्रेंट्स सेटल हुए. अभी बीना लक्ष्मी जी जो बात कह रही हैं बहुत महत्वपूर्ण बात है कि असल में जो पहचान की लड़ाई है, जो रिसोर्सेज की लड़ाई है, जो ज़मीन की लड़ाई है, उसको कहीं ना कहीं धार्मिक रंग दिया गया है. और ऐसा लगता है कि आसाम में जो उसको एक तरह से कम्युनल पोलराइजेशन करा के उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई है वेस्टेड इंटरेस्ट के द्वारा, जिससे आज ये स्थिति पैदा हुई है. सब धार्मिक रंग आसाम में, जहाँ तक मुझे ज्ञान है, आसाम में धार्मिक रंग नहीं दिया गया. वो तो इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री धार्मिक रंग दिया जा रहा है बाय वेरियस पार्टीज एंड बाय वेरियस पीपल फ्रॉम बोथ साइड्स. वहाँ तो पहचान का मामला है, ज़मीन का मामला है, रिसोर्सेज का मामला है, और जो पुराने इनहेबिटेंट्स हैं जो रह रहे हैं वहाँ, उनकी समस्या तो बहुत बड़ी है. पर एक चीज़ वहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अब की ये जो सारा उपद्रव शुरू हुआ उसमें कोई ऐसा टाइडल वेव ऑफ इमिग्रेंट्स नहीं आया था विच शुड हैव ट्रिगर्ड दिस ऑफ. जी, आप समझे ना. तो अब ये एज अ नेचुरल प्रोसेस ट्रिगर ऑफ हो गया, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. दारूवाला साहब, आपने और बीना लक्ष्मी जी ने, कुमार संजय दास ने जो भी मुद्दे उठाए उन पर और आगे चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का.
देश देशांतर में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं पूर्वोत्तर राज्य के लोगों में भरोसा जगाने पर। बीना लक्ष्मी नेपराम जी, आपके पास आना चाहूँगा सीधा। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया था। आपने जो सवाल उठाया कि जो वहाँ पर पहचान की लड़ाई है, वहाँ पर ज़मीन की लड़ाई है, वहाँ पर रिसोर्सेज की लड़ाई है और उसको कम्युनल रंग नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन जो वहाँ के मुद्दे हैं, क्या आज जो स्थिति पैदा हुई है आसाम में, कहीं ना कहीं ये इस बात की तरफ इशारा नहीं करते हैं कि क्योंकि जो बहुत लंबे वक्त से मुद्दे चले आए हैं उनका समाधान नहीं ढूंढा गया, और अगर समाधान ढूंढा गया तो वो बहुत फौरी था, वो बहुत टेम्पररी था, और क्योंकि कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हुआ, आज इसीलिए आसाम इस मुकाम पर खड़ा हुआ है। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि अप्रैल मई में बेंगलुरु में एक मणिपुरी लड़का रिचर्ड लॉयटम का हत्या हुआ, और एक दाना संगमा का जो गुड़गांव के एमिटी में उनका भी रॉन्गफुल डेथ हुआ है। सो इनफैक्ट हमारे ये चर्चा चल रहा है अप्रैल मई से दैट द 45 मिलियन पीपल जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, क्यों अभी तक इवन आफ्टर 65 इयर्स इंडिपेंडेंस के बाद भी हम लोग अपने जगह बनाने में हम लोग संघर्ष कर रहा है। एक चैप्टर भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स में नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिस्ट्री नहीं है। हम लोग नॉर्थ ईस्ट इंडिया की हिस्ट्री, बाकी रेस्ट ऑफ भारत का हिस्ट्री हम लोग जानते हैं, मगर सवाल पूछना चाहूंगी कि बाकी लोगों का नॉर्थ ईस्ट की हिस्ट्री के बारे में मालूम है? डू यू नो दैट द ओल्डेस्ट वुमन हु वाज डिटेन्ड द मोस्ट, जो फ्रीडम स्ट्रगल में 15 इयर्स, जो रानी गाइडेनलू, वो मणिपुर के है, एक नागा औरत थे। Nobody knows in our country about some of the beautiful jewel history of our region. And definitely the problem in Northeast India did not start with the Assam riots. It's a problem which has started right from the way the whole different kingdoms of the Northeast, the Assam Ahom kings, the Manipur kings and the Tripura kingdom was joined to the Union of India. प्रॉब्लम अभी से शुरुआत नहीं हुआ है, प्रॉब्लम 1949 से शुरुआत हुआ है। बीना लक्ष्मी जी माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूँ। के.एन. दारूवाला साहब, आप भी बात कर रहे थे कि ये जो अभी वहाँ पर कहिए कि जो वहाँ के रहने वाले बोडो संप्रदाय के लोग हैं या समुदाय के लोग हैं और मुसलमानों के बीच जो दिक्कतें हुई, वो माइग्रेशन बहुत पुराना इतिहास है, आज़ादी से पहले का इतिहास है, ब्रिटिश काल का इतिहास है, और अब भी चल रहा है, और वो अब भी चल रहा है। लेकिन बात करें जो अभी हमारे दूसरे मेहमान भी कह रहे थे कि 1980 से अगर बात करें, 80 के दशक की अगर बात करें, हिंसा का एक बड़ा दौर चला और अल्टीमेटली 1985 में एक समझौता हुआ जी, वो जो अकॉर्ड हुआ, उसके बाद भी वो अकॉर्ड के बाद भी ऐसा लगता है कि वो एक टेम्परेरी एक इंतज़ाम था, लेकिन जो स्थायी समाधान की जो बात हो रही है, जो बीना लक्ष्मी जी भी कह रही हैं, वो शायद समाधान नहीं खोजा गया। वो वजह है कि आज फिर एक बार हिंसा का दौर देखना पड़ रहा है आसाम में। सब लोगों की जो वहाँ लोग हैं उनमें ये भावना है कि पूरी एफर्ट नहीं हुई, मेरे ख्याल से, उनके ख्याल से, इमिग्रेंट्स को रोकने की। और वो IMDT एक्ट चला जो इतना इफ़ेक्टिव नहीं था, और ये जो फॉरेनर्स एक्ट है दैट इज़ मोर इफ़ेक्टिव। ये सब तो इनकी भी बातें अच्छी तरह सुननी चाहिए और समझनी चाहिए। तो वहाँ समस्याएं काफ़ी गहरी हैं, और 2004 में ट्रबल हुई, 2006 में, 2008 में, और अब 2012 में। तो अब हमें ये डर है कि इससे बाद 2 साल बाद या 3 साल बाद फिर एक ऐसा उपद्रव ना हो जिसमें लोग रेफ्यूजी कैंप्स में जाएं। इस किस्म की समस्या को अब अभी से रोकना चाहिए, और एक डायलॉग होना चाहिए बिटवीन द BTAD एंड द असम गवर्नमेंट रिगार्डिंग मेनी अदर थिंग्स। और साहब, ये जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, इन्हें तो फ़ौरन वापस बुलाना चाहिए, एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री शुड बी टॉट हाउ टू बिहेव विद देम। कुमार दीपक दास जी, आप आसाम से आते हैं, आप उस ज़मीन को, वहाँ की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं। आपकी राय में अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है, और जैसा कि दारूवाला साहब कह रहे थे कि ये कोई ऐसा नहीं कि पहली बार हिंसा हुई है, इससे पहले भी घटनाएं लगातार होती रहीं, और
आगे इस तरह की हिंसा ना हो, उसके लिए एक स्थायी समाधान की ज़रूरत है, एक राजनीतिक समाधान की ज़रूरत है। आपकी नज़र में वो समाधान क्या हो सकता है? राजनीतिक समाधान जो है, अभी 1985 में एक पैक्ट हुआ था जी, आसाम अकॉर्ड, that has not been implemented because the Home Ministry was the nodal ministry and one act has come, that is IMDT, वो IMDT इसमें बाधा हो गई, क्योंकि ये सारा इंडिया में एक एक्ट है फॉरेनर्स को निकालने के लिए और आइडेंटिफाई करने के लिए। आसाम के नॉर्थ ईस्ट में एक एक्ट डाला है, वो IMDT। ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। आसाम और नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए ऐसा ही कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसलिए उसमें ये सब बढ़ रहा है, डिफरेंस बढ़ रहा है। हम लोग इंडियन हैं, वी वांट टू बी प्राउड टू बी इंडियन, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड हैव थिंक ओवर इट, बिकॉज IMDT एक्ट that has gone, that is सुप्रीम कोर्ट ने इसको रोक लगाया, इसको क्रैश किया, इसको उठा दिया। अभी क्या है, फॉरेनर्स जो एक्ट है वो लेके वो हमें आइडेंटिफिकेशन शुरू की है, वो जो इलीगल माइग्रेंट्स है उसका तो वो तो सेटल हो गया। ऑल पार्टीज, असम का सब जो पार्टी भी हैं सब इसको एक्सेप्ट किया, सब पार्टी ने इसको एक्सेप्ट किया 1971 एज द बेस ईयर। तो ये जो मामला है वो तो ख़त्म हुआ था 85 में। इसको 71 से जो नॉन इंडियंस है, जो इलीगल फॉरेनर्स है, उसको हटाना है। इलीगल फॉरेनर्स को डिटेक्ट करना है, डिपोर्ट करना है, डिलीट करना है, यही काम है। ये भी नहीं कर रहा है, इसलिए ये सब लिंगरिंग हो रहा है। अब यहाँ में एक पॉइंट और बता सकता हूँ। BTAD में क्या हुआ है, BTAD में एक एकॉर्ड हुआ था। BTAD में क्या हुआ है, नॉन बोरो भी रहता है, बोरो भी रहता है, लेकिन नॉन बोरो के लिए जितना सुविधा वहाँ में देना चाहिए वो नहीं दिया। वो भी एक प्रॉब्लम है। और उसमें जो विलेज इंक्लूड किया है, उसमें क्या है, जहाँ में 100% नॉन बोरो है, एंटीगुआस नहीं है, वो उसके अंदर नहीं पड़ता है, उसको भी वहाँ में इंक्लूड कर दिया। तो इससे वहाँ में परेशानी बढ़ गया। जी, बीना लक्ष्मी जी, आपके पास आना चाहूँगा। आपने जो महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए थे उन्हीं पर हमारी चर्चा अभी यहाँ पर केंद्रित हो रही है। आप से मैं ये जानना चाहूँगा कि जो अभी कुमार दीपक दास जी भी बात उठा रहे थे और दारूवाला साहब ने भी बात उठाई कि जो 1980 में जो हिंसा का दौर शुरू हुआ था आसाम में, 1985 में एक अकॉर्ड हुआ, एक पैक्ट हुआ, लेकिन उसको शायद उस तरह से लागू नहीं किया गया अभी तक। इसीलिए ये समस्याएं खड़ी हुई हैं और बार बार इस तरह की हिंसक घटनाएं देखने में सामने आती हैं। आपसे भी वही सवाल। I would like to bring certain things clearer. Right now, सबके मन में डर है, पैनिक है, इसको फर्स्ट रिजॉल्व करना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट का इशू है, it is not just a problem in Assam alone, but there are problems happening in Manipur, there are problems happening in Tripura. So it is not, we need to look into in a holistic way. So at the moment, जो हुआ है starting from Assam, एक wake up call होना चाहिए कि हम लोग दिल और दिमाग लगा के अच्छी तरह से सोचिए। All political parties, all leaders of different communities, the leaders of different ethnic communities, हम लोग एक साथ बैठ के बात करना चाहिए। Because the next generation, जैसे हमारे generation, हम लोग तंग आ चुका है। बीना लक्ष्मी जी, आपको 60 माफ years कीजिएगा, of आपको violence टोक रहा हूं, हिंसा एक हो छोटा सा रहा है नॉर्थ ईस्ट में। So we need to resolve this first. बीना लक्ष्मी जी, बार बार ये इलीगल माइग्रेशन का जो सवाल उठाया जाता है, कहीं ना कहीं क्या आप ये मानती हैं कि इस मुद्दे को कम्युनल फोर्सेस ने या वेस्टेड इंटरेस्ट ने सोसाइटी को पोलराइज करने के लिए इस्तेमाल किया है नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में खास तौर पे? बिल्कुल। इलीगल इमिग्रेशन इशू इज वन इशू। इंसान लीगल या इलीगल हो, हम इन लोगों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। So this is a different issue. It's how you deal with them. They are also people. But this is not the only issue in the Northeast. As I told you, Northeast का जो मुद्दा है, land है, resource है, identity है. And that's why जो भी इसको communal color देने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उन लोगों को बताते हैं
कि ऐसा मत किया करो. And we, the people of Northeast, will stand to protect our people against it. जी बीना लक्ष्मी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है. दारूवाला साहब और बीना लक्ष्मी जी एक ही बात कह रहे हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों से जो जुड़े हुए मसले हैं उनके स्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है. They have to be faced head on. जी जी जी. तो और एक चीज और मैं कहूंगा, ये कैंप्स का काफी बुरा हाल है. हमने तो कई कैंप्स देखे और वो सारे स्कूल्स में हैं, कॉलेजेस में हैं. अब कब तक रहेंगे वो कॉलेज में और स्कूल में? तो कुछ और इंतजाम इनका होना चाहिए. हाइजीन ठीक होनी चाहिए. द प्रेग्नेंट वुमेन वर नॉट बीइंग केयर्ड फॉर. रिलीफ कैंप में हालत, तो रिलीफ कैंप में कोशिश बड़ी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन वाले, पर 4-4 वाला सब कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ेगा. तो हमारे सारे मेहमानों का यही कहना है कि पूर्वोत्तर राज्यों से जुड़े हुए जो भी मसले हैं उनका स्थायी समाधान ढूंढने की जरूरत है. किसी भी देश के लिए इससे खतरनाक कुछ नहीं हो सकता कि उसके समाज में नफरत पलती हो. इसी नोट पर देश देशांतर को आज यहीं विराम देते हैं. अगले देश देशांतर में आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए. नमस्कार.